मोक्ष का कंसेप्ट क्या है? ओके, देखो कि मोक्ष वर्ड ना आज के टाइम में अगर देखा जाए कि इसको ना सिर्फ एक वर्ड बना के लोगों ने छोड़ दिया है। मोक्ष जो है वो सबसे पहले जो बात जो करता है वो करता है आपके फ्रीडम की। और ये जो फ्रीडम जो है ना, ये सिर्फ एक्सटर्नल फ्रीडम की बात नहीं हो रही कि भाई आपने घर बार छोड़ दिया, आप माउंटेन्स पे चले गए, वहां पे आपने साधना करनी शुरू कर दी तो आपको वो मोक्ष मिल गया। वो फ्रीडम आपकी इंटरनल फ्रीडम होनी चाहिए। और वो इंटरनली आपको किन किन चीजों से फ्री होना है? अपने फियर्स से, अपनी अटैचमेंट्स, आपके डिजायर्स से, आपकी विशेष से। गणेश जी का मंत्र अगर मैं चैंट कर रहा हूँ या गणेश जी की साधना कर रहा हूँ या भगवान नरसिंह की अगर मैं साधना कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस। इस्कॉन में कृष्णा को मानते हैं तो उनका कंसेप्ट जिंदगी भर हमने सुना कि मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। हमने पूजा करी, पाठ करी, हम मेडिटेशन स्टेट में गए और साथ में हमने बहुत सारे मंत्र जाप किए, साधनाएं करी। लेकिन क्या हमें वो मोक्ष मिला? तो आज हम जानना चाहेंगे कि मोक्ष होता क्या है एक्चुअली। ये सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल बातें हैं या फिर एक्चुअली एक ऐसा स्टेट है जहाँ हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष खुद में ही संपूर्ण कैसे है, क्या होता है और इसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वापस से जुड़े हेमंत परसीजा जी के साथ, जो कि काफ़ी सारी साधनाओं के साथ जुड़े हैं। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ हैं। इवन सर ने इन साधनाओं के दौरान अपनी खुद की हीलिंग मोडालिटी भी चैनलाइज करी, दैट इज़ भगवान महामृत्युंजय हीलिंग। तो आज हम ऐसे मास्टर के साथ जुड़े हैं और ये मास्टर हमें ज़रूर बताएंगे कि मोक्ष का असली मतलब क्या है और क्या उसका सही पाथ है। तो चलते हैं सर से और बात करते हैं मोक्ष की। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, हर बार मिलते हैं, एक नया टॉपिक, एक नई डिवाइन पावर के साथ हम बात करते हैं। जी। और आज का जो टॉपिक है वहाँ पावर नहीं बट कामनेस की रिक्वायरमेंट है, आई फील। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष की। तो सर, हमने बचपन से सुनते आए हैं कि मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमने अपना पूरा जीवन काटना है ताकि हमें अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अगर बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से कंसेप्ट जानना चाहें कि मोक्ष का कंसेप्ट क्या है? ओके, देखो कि मोक्ष वर्ड ना आज के टाइम में अगर देखा जाए कि इसको ना सिर्फ एक वर्ड बना के लोगों ने छोड़ दिया है बिल्कुल सही। कि हमें मोक्ष चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए या हमें सेल्फ रियलाइजेशन पे हमें जाना है। इन लोगों को लगता है ये बहुत बच्चों का खेल है। हाँ। राइट। तो यहाँ पे ही देखो, ये मोक्ष की जर्नी जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि मोक्ष जो है वो सबसे पहले जो बात जो करता है वो करता है आपके फ्रीडम की। बिल्कुल। और ये जो फ्रीडम जो है ना, ये सिर्फ एक्सटर्नल फ्रीडम की बात नहीं हो रही कि भाई आपने घर बार छोड़ दिया, आप माउंटेन्स पे चले गए, वहां पे आपने साधना करनी शुरू कर दी तो आपको वो मोक्ष मिल गया। नहीं, मोक्ष होता है कि जब आपको जो फ्रीडम जो लेनी है, वो फ्रीडम आपकी इंटरनल फ्रीडम होनी चाहिए। और वो इंटरनली आपको किन किन चीज़ों से फ्री होना है? अपने फियर्स से, ओके। अपनी अटैचमेंट्स से, आपके डिज़ायर्स से, आपकी विशेस से। राइट। तो जब तक आप इन सारी चीज़ों से जब तक आप फ्री नहीं होते और एक आप संभाव के स्टेट में नहीं आते। संभाव का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ पे आप एक स्पेक्टेटर की तरह आप वो जी रहे हो कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। तो एग्जैक्टली। आप जो फीलिंग्स जो आ रही हैं, जो सिचुएशन जो आ रही है, आप उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करते। आप देखते हो कि क्लाउड आए और वो चले गए। राइट। तो हम जब इन सारी चीज़ों से, जब हम लोग इंटरनल चीज़ों से जब हम लोग फ्री होना शुरू करते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि आप जो है कि वो मोक्ष की तरफ में आपने जाना शुरू किया। अच्छा। मैं फिर से बोलूँगा, ये एक 2 अक्षर का शब्द जो है वो लगता है अरे यार मोक्ष की तो प्राप्ति करनी है, मैं थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूँगा, अच्छे कर्म कर लूँगा तो मेरे को तो मोक्ष मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही। राइट। लेकिन इतना ईज़ी नहीं होता, क्योंकि जो मोक्ष की जो जर्नी जो है, जब आपको अपने आप को फ्री जब आपको करना पड़ता है ना, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। बिल्कुल। सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि अपने आप को एक्सपेक्टेशंस से फ्री करना। रिलेशनशिप्स में जब हम लोग होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ में हो, सिबलिंग के साथ में, मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी रिलेशनशिप हो, राइट? अगर मैं ये बोलूँ कि ज्योति कि आपको अपने हस्बैंड के साथ में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, आपको अपनी बेटी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, आपको अपनी मदर से, फादर से, सिबलिंग से एक्सपेक्ट नहीं करना, तो तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे हस्बैंड है, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी ना कि वो मेरे को प्यार करे, मेरा ध्यान रखे, या मेरे को शॉपिंग पे मेरे को लेके जाए, किसी अच्छी जगह पे मेरे को डिनर पे लेके जाए। राइट। वो कहोगे सर ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशंस है हर रिलेशनशिप की, ये तो होना ही चाहिए। जी। और जब वो चीज़ नहीं होती होगी तो आपको दुख होता होगा।
करेक्ट। और फिर वो जो दुख जो है वो फर्दर सफरिंग्स का और फर्दर कर्मा का कारण बनता है। ओके। तो जब हम लोग एक्सपेक्टेशन जब बात कर रहे हैं तो फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको बेसिक एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। आपके हस्बैंड अगर आपको कुछ पार्टी में ले जाए तो भी ठीक है, अगर वो नहीं लेके गए तो भी ठीक है। उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी इंटरनल हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर तो आपने वो स्टेट आपने अचीव कर ली कि जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके अंदर की जो शांत जो स्वभाव जो है उसको वो हिला नहीं पा रहे, हाँ। अगर वो स्टेट आपने अचीव कर ली तो इट मीन्स आप मोक्ष के रास्ते पे आप चल पड़े हो, आप पहुंचे नहीं हो अभी। क्योंकि जो मोक्ष की जर्नी जो होती है वो सिर्फ एक ही छोटे सा ये नहीं होता कि आपके अंदर की वो शांति आ गई, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब आप उन चीज़ों पे आप काम करते हो तो डेफिनेटली मोक्ष मिल जाता है। बट रेगुलर प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ती है, अपने ऊपर रेगुलर काम करना पड़ता है। आप सोचो कि एक बार काम करके मेरा चीज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं मोक्ष हमेशा मृत्यु के बाद ही मिलता है। तो क्या ये सच है, या फिर हम जीते जी भी मोक्ष की जो फीलिंग है, जो ग्रैटिट्यूड है, या वो उस एक्सपीरियंस को हम उस टाइम पे भी जी सकते हैं? ओके, तो मेरा ऐसे लोगों से एक क्वेश्चन है जो ये कहता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तो क्या उन लोगों ने ये देखा है कि मृत्यु के बाद मोक्ष एक्चुअली में मिलता नहीं मिलता है, वो कैसा होता है? किसी को अगर देख रहा है तो उसकी भी मृत्यु होनी पड़ेगी तो ही वो देख पाएगा कि मेरे को मोक्ष मिला है नहीं मिला। बिल्कुल। राइट, लेकिन अगर आप जितने भी जो रियल मास्टर्स जो हैं, जो इवॉल्व मास्टर है, चाहे वो ओशो हैं या अवधूत बाबा शिवानंद जी की बात करें, या किसी मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी अच्छे गुरु की अगर हम लोग बात करते हैं, मास्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सब ये एक ही चीज बोलते हैं, और वो ये है कि जो मोक्ष जो है ना वो आपको जीते जी ही मिलता है। अच्छा। क्योंकि आपको फ्रीडम जो है वो जीते जी फ्रीडम चाहिए। बात तो आपका शरीर तो खत्म हो गया ना, और आपकी सोल जो है वो किसी अलग डायमेंशन पे चली जाएगी बेस्ड ऑन योर कर्मा, कि इस लाइफ टाइम में आपने जो भी कर्म जो आपने इकट्ठे करे हैं, राइट, उन कर्मास के बेसिस पे आपको नेक्स्ट डायमेंशन पे भेज दिया जाएगा। जी। अब सो कॉल्ड आप वो स्वर्ग बोलो या नर्क बोलो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन जो रियल मोक्ष जो होता है वो जीते जी ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जीते जी ही आपको पता लगेगा कि आप कितने इवॉल्व हो चुके हो, आपको कितनी फ्रीडम मिल गई। लाइक जैसे अभी अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको अपने हस्बैंड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, राइट, जी। उनको भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप ही कैसा होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशंस मान लो कि किसी के मरने के बाद अगर आप चाहे उसके नाम पे आप 10 करोड़ का दान कर दो, या आप उसके नाम की कोई बिल्डिंग बना दो, या आप कोई उसकी मूर्ति बना के अगर आप वो रख दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो तो पर्सन जीवित था तब तक तो आपने उसको बहुत कष्ट दिए। लाइक मरने के बाद आप क्या कर रहे हो तो उसको कैसे दिखाई देगा, वो तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, राइट। बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशंस तो खत्म करनी बहुत ज्यादा ये जरूरी होती है। मोक्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो ये रियल होता है, जो आप जीते जी आप उस मोक्ष को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो हर एक चीज से। जब आपके अंदर वो कामनेस आ रही है, देखो जब तक आपके अंदर वो कामनेस, वो स्थिरता, वो अपने आप को रिलीज आप नहीं करोगे, अपने आप को फ्री नहीं करोगे हर तरीके की चीज से, तब तक आप मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। राइट, तो यहाँ पे जो रियल मोक्ष जो होता है ना वो जीते जी ही मिलता है। मरने के बाद तो आप कहने को कोई कुछ भी बोल दे कि सोने का मंदिर भी बनवा दो तो भी तो फायदा भी क्या? कुछ फायदा नहीं है। एंड मोर ओवर कि मरने के बाद किसने देखा है ना कि क्या हो रहा है, सही बात है। राइट। अगर मान लो कि आप कोई इंसान ये कहेगा कि इस लाइफ टाइम में आपने बहुत पूजा पाठ करी है, बहुत आपने साधनाएं करी हैं, बहुत आपने अच्छा कुछ किया है, तो उसके लिए ना आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो वो तकलीफों में गया है। उसकी कभी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कभी रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, कभी उसको लोगों के प्रति जेलेसी हो रही थी, एंगर हो रहा था, उसने रिवेंज लिया, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत करता था। तो क्या उसको वो मोक्ष मिलेगा मरने के बाद? नहीं मिलेगा। वो सोचो ना, आपको यहीं से जब वो दुखी होके जा रहा है, राइट, तो वो आगे जाके उसको खुशी कैसे मिलेगी? तो जो रियल मोक्ष है वो आपको हमेशा जीते जी ही मिलता है, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। यहीं से अगर आप यहीं से ही वो पीस लेके जाओगे, वही चीज आपको मिलेगी। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत बार बोला है कि स्वर्ग नर्क सब कुछ यही है, यहीं पर ही और है। आपने यही छोड़ के सब जाना है। करेक्ट। तो अब इसमें एक चीज होता है कि अब मान लो कि आप शॉपिंग करने के लिए गए, राइट, आप घर से 10,000 रुपीज कैश लेके गए, तो जितना आप लेके जा रहे हो
उतनी की ही आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल सही। उससे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मान आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। मान लो अगर आप मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी लेके जा रहे हो, तो उस डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की भी तो आपकी एक लिमिट है ना, उसमें होना भी तो उतना चाहिए। पैसा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की भी एक सर्टेन लिमिट है कि आप एक्स अमाउंट तक ही आप परचेज कर सकते हो, एग्ज़ैक्टली। उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। तो सेम लॉजिक मोक्ष में भी प्राप्त होता है कि अगर आप यहाँ से वो अपने अंदर वो पीस लेके जा रहे हो, आप अपने अंदर वो अवेयरनेस लेके जा रहे हो, अपने आप को फ्री करके जा रहे हो, तो ही आप आगे जाके फ्रीडम को एक्सपीरियंस करोगे आप। अगर आप यहाँ से कुछ भी बैगेज लेके जा रहे हो, तो ऊपर भी आपको बैगेज ही मिलने वाला है। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे अप्सराएँ खड़ी होंगी और वो इंतज़ार करेंगी, चलो हेमंत जी आ गए या ज्योति जी आ गए तो चलो इनको हम मोक्ष दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो रियल मोक्ष वही है जो आप जीते जी एक्सपीरियंस कर पाओ। एग्जैक्टली आपने सही कहा कि एक इंसान पूरी लाइफ परेशान है, प्रॉब्लम में है, और उसके जाने के बाद आप उसके नाम पर कुछ दान कर रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ें बनवा रहे हो, डोनेशन कर रहे हो और बड़ी उनके गुणगान गा रहे हो, तो फ़ायदा क्या उसका? जब तक वो जीते जी उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी, आपने उनको वो दिया नहीं, और उसके बाद उसका कोई मतलब भी नहीं। ट्रू। तो सर, हम पूरी ज़िंदगी रिचुअल्स करने में, पूजा पाठ करने में, मंत्र जाप करने में, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में, साधनाओं में लगा देते हैं। तो क्या ये मोक्ष की जर्नी का कोई रास्ता बना देता है, या फिर एक आपको डायरेक्शन दिखने लग जाती है कि हाँ, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखो, जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है, वो आपको मोक्ष की तरफ ही लेके जाएगी। अच्छा। अगर आप उसको सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह ही आप कर रहे हो कि भाई डेली आपने उठना है, मंदिर में जोत जगानी है, एक आरती गा देनी है, या अपने लड्डू गोपाल को आपने भोग लगा देना है, या जो भी देवी देवता जो या भगवान की मूर्ति जो आपने स्थापित करी हुई है, उनकी अगर आपने पूजा करनी है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैकेनिकली करके आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। दैट्स रॉन्ग। तो मोक्ष जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। मोक्ष जो होता है कि ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कितने क्वालिटी से जी रहे हो। अच्छा। जैसे भी हम लोगों ने पहले जब डिस्कस किया कि रियल मोक्ष क्या है, जब आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, फ्री फ्रॉम योर फियर्स, फ्री फ्रॉम योर एंग्जाइटी, फ्री फ्रॉम योर अटैचमेंट्स, फ्री फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो वो फ्रीडम कैसे मिलेगी? सिर्फ चैंटिंग करने से फ्रीडम नहीं मिल जाएगी, या मेडिटेशन करने से फ्रीडम नहीं मिल जाएगी। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको अपनी शेडोज को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर वो शेडो वर्क आपको करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, रियल एसेंस में जब आप काम करना शुरू करोगे, तो ही आप मोक्ष की तरफ आप जाओगे। बिल्कुल। जो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो होती हैं, जो आप ये साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, कोई रिचुअल अगर आप कर रहे हैं, अगर तो वो आप पूरे दिल से कर रहे हैं और अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यार कि अगर आज मैं गणेश जी का मंत्र अगर मैं चैंट कर रहा हूँ, या गणेश जी की साधना कर रहा हूँ, या भगवान नरसिंह की अगर मैं साधना कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, किस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है, किस तरीके से मंत्र ये मेरे लिए काम करेगा। अगर आप वो सारी अवेयरनेस में रह के पूरे अपने आप को इन्वॉल्व करके अगर आप कोई प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, तो ये जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हैं, ये फिर आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो वही एक चीज आ गई, मैकेनिकल कर रहे हो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स, बट येस अगर आपने उसके अंदर इमोशंस के साथ में, इंटेंट के साथ में कर रहे हो, तो ये स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज जो है, ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना शुरू कर देती हैं, राइट। लेकिन जो रियल जो वर्क जो होता है, अगर आपको स्पीड से अगर आपको जाना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या करेंगे, धीरे 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 करके आपको लेके जाएंगे। हम जैसे कि आपने देखा होगा ना कि लाइफ में बहुत लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं। कई लोग, लेडीज़ को मैंने देखा है कि जब वो मंदिर जाती है, देखने में बहुत अच्छा भी लगता है, वो एक टोकरी सी लेके आती है, उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ होती है, उसके अंदर चावल होता है, रोली होती है, सिंदूर होता है, बाकी और भी वो चीज़ होती है, वो जैसे शिवलिंग पे वो चढ़ाते हैं, तो लगता है कि वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन जब वो जल अर्पित कर रहे होते हैं, या फिर जब मैंने बहुत बार ये देखा कि शिवलिंग पे जब वो जल अर्पित कर रहे हैं लोग, या बोलो कि चावल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, या कोई और चीज़ अगर वो चढ़ा रहे हैं, वो ऐसे फेंक के चढ़ा देते हैं, और वो पानी भी डालेंगे ना, ऐसे इतनी तेज तेज पानी डाल देते हैं। तो कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं उनको बोलूँ कि यार, कि अगर आप खुद भी ऐसे मुंह पे पानी मार देते हो क्या। हमारे घर के पास एक मंदिर है, रथ वाला मंदिर उसको बोलते हैं। तो
मैं वहाँ पे जब मंदिर जाता हूँ तो वन एक अंकल जी हैं, वो रोज जब आते हैं ना तो लाइक जैसे शिवलिंग होता है उनके चारों तरफ और भी मूर्तियाँ होती है, वो लिटरली ऐसे उनके मुंह पे ऐसे फेंक के पानी नहीं चढ़ाते हैं। तो एक दिन मैंने बोला अंकल आप जब नहाते हो तो खुद भी अपने मुंह पे ऐसे पानी मारते हो क्या? मैं कहा क्योंकि जब आप चढ़ा रहे हो आप बेसिकली उस वहाँ पे जो गॉड और गॉडेसेस जो विराजमान हुए हुए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, आप उनको ऑनर कर रहे हो, राइट? तो जब आप ऑनर कर रहे हो, एक तरीका होना चाहिए, ग्रेसफुल तरीके से आपको जल चढ़ाना है। सिर्फ नाम के लिए नहीं कि वो मैं गया और मैंने 10 लोटे जल चढ़ा दिए। आप किस तरीके से आप जल चढ़ा रहे हो वो भी मैटर करता है, बिल्कुल सही। राइट? तो जब हम लोग ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रिजल्ट देगा। आप किस भाव से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सर ये भी है ना कि हमारे जो माइंड है, इमोशन है, हमारी सफरिंग्स हैं, अगर हम इन्हीं को जिसे कहते हैं ना बैलेंस कर दे तो हमें तो वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से ही आपको निकलना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मोक्ष जो है ना, या फिर बोलो कि हर इंसान का जो एक कोर पर्पस जो होता है ना, वो होता है इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से हम लोगों को बाहर निकलना है। हाँ। तो जीवन और मृत्यु के चक्कर से आप बाहर कैसे निकलेंगे? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बार-बार जीवन मिलता क्यों है? हमें बार-बार जीवन इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने पिछली लाइफ टाइम्स में, पिछले जन्मों में हमारे कुछ अनरिज़ॉल्व्ड कर्मास होते हैं, अनफुलफिल्ड हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी सोल ये कहती है कि मुझे अब वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाके मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है, हुँ। मुझे उसको फुलफिल करना है, राइट? तो आपका ये चक्कर तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप अपने कर्मास को खत्म नहीं करोगे। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि कर्मास को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि कर्मा का मतलब तो एक्शन हो गया, जी। राइट? अब जब आपको एक्शन तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, तो जब आप एक्शन लोगे तो कर्मा होगा। वो जब वो कर्मा होगा तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो या तो पॉजिटिव क्रिएट होगा या नेगेटिव क्रिएट होगा। अगर आपको पॉजिटिव भी क्रिएट हो रहा है तो भी आपको उसको भोगने के लिए अर्थ पे आना है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी आपको भोगने के लिए आ रहा है। लोग कहते हैं ना कि आप सिर्फ पॉजिटिव कर्म आप करते रहोगे ना तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव कर्मा से नहीं होता, इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 करोड़ रुपीस आ गए, ओके? आपने बैंक में आपने डाल दिए और एक इंसान वो है जिसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। तो जिसका बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए है, वो शायद जल्दी ही उसके पैसे खत्म हो जाएँगे, हाँ। राइट? अगर आप 2 करोड़ रुपीस अगर सँभाल के अगर खर्च करो तो आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप उसको चला सकते हो। लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे मान लीजिए, आप सिर्फ़ उस 2 करोड़ रुपीस पे, तो वो 2 करोड़ रुपीस कभी ना कभी खत्म हो ही जाएँगे, बिल्कुल सही। राइट? मैं ये मान सकता हूँ वो 2 करोड़ रुपीस शायद खत्म होने में 10 साल लग जाए या 20 साल लग जाए, बट वो खत्म ज़रूर हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे उससे कुछ ना कुछ खर्चा आप कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ़ का जो है आप उस तरीके से बिता रहे हो। सेम वे जो ये हम लोग जो कर्म जो ये हम लोग कर रहे होते हैं, अच्छे कर्म जो कर रहे होते हैं, ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जो है ना वो जुड़ता जाता है। आपने बैंक में पैसा जोड़ते जा रहे हो, आपने उनकी एफडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया। अब जब आपने उन पैसे की एफडी कर ली, तो वो एफडी कभी ना कभी तो मैच्योर होगी बिल्कुल। और वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो सेम वे जब आप अच्छे कर्म जो कर रहे हो ना, तो वो आपका एफडी वहाँ पे क्रिएट होती जा रही है। अब जब आप ऊपर जाओगे तो भगवान कहेंगे बेटा कि तेरे पास ना बहुत सारी एफडीज इकट्ठी हो गई हैं, तो अब इस एफडी को ना मैच्योर करने का टाइम आ गया है और विद इंटरेस्ट अब मैं अब तेरे को दूंगा। तो वो लोग जब नीचे आते हैं ना तो वो बड़े रिच लोग होते हैं। हम लोग कहते हैं ना यार ये सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून लेके ये बच्चा पैदा हुआ है, राइट? या इसकी किस्मत तो यार बहुत अच्छी है, ये तो जरा सी भी मेहनत करता है और इसको तो देखो कि कितने अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि वो अपने जो पिछले जन्मों में जो उसने पुण्य कर्म जो किए होते हैं ना, वो उन पुण्य कर्मों का फल यहाँ पे भुगत रहा होता है। ओके, तो इट मीन्स कि अगर मैं कर्मों की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक्शंस की बात करूँ, तो वो मेरे हमेशा क्रिएट होंगे ही होंगे। हुँ। बेस्ट क्या होता है कि ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, इवन मैंने इस्कॉन के में एक लेक्चर मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे भी ये बोलते हैं कि एक बहुत रिनाउंड टीचर वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप जो भी कर्म जो आप कर रहे हो ना, तो लाइक इस्कॉन में कृष्णा को मानते हैं, तो उनका कंसेप्ट क्या है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप सारी चीज़ें जो है ना वो कृष्णा को समर्पित कर दो। अच्छा। कि प्रभु मैं ये खाना खा रहा हूँ तो ये भी आपको पहले मैं समर्पित कर रहा हूँ। आज मैं ऑफ़िस गया, मैं अपने ऑफ़िस का काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं आपको ये कर्म जो है ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, आपने जो भी अर्निंग कर रहे हो, वो अर्निंग आपने साथ के साथ किसी और को दे दी। अब आपके पास कुछ है ही नहीं।
आप डेली पैसा कमा रहे हो, डेली पैसा आपने किसी और को दे दिया, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं लेके जाने के लिए। तो जब आप इस तरीके से जब आप वो रहते हो कि जहाँ पे आप कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे अपने पास, अपने आप को फ्री रख रहे हो, खाली रख रहे हो कि भाई कि मैं तो फ्री हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पापा निभा लेंगे अपने आप। मैं अपना जो काम करूँगा वो मैं क्या करूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा कि किसी भी एक्शंस के ऊपर। मैं वहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होऊँगा, राइट? कि मैं इमोशनली इन्वॉल्व, क्योंकि जैसे ही मैं इमोशनली इन्वॉल्व होके मैं एक्शन लूँगा, मेरे कर्म क्रिएट हो जाएँगे। हाँ। मैं अपनी अवेयरनेस में रहूँगा, संभाव में रहूँगा, एक स्पेक्टेटर की तरह रहूँगा। ठीक है, ज्योति आई, उसने मान लो कि कुछ बोला, मेरे को उसको रिएक्ट नहीं करना। मैं उसको देखा, यार ठीक है, वो जो बोल के गई है वो सिर्फ़ वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स सिर्फ़ यहीं से यहीं ही निकल जाएँगे। अगर ना एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो यहीं से यहीं पर ही निकल जाएँगे, वो मेरे अंदर तक जाएँगे ही नहीं। क्योंकि कर्म जो होता है ना, वो जब आपके इमोशनल लेवल पे जब वो कोई भी एक्शन आता है, तो ही आपका कर्मा क्रिएट होता है। बिल्कुल, जब हम उन चीज़ों को ज़्यादा इवॉल्व ले लेते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो जितना आप फ्री रखोगे, उतनी चीज़ें जो है वो आपके लिए ईज़ी होना शुरू हो जाती हैं फिर। तो सर, अगर हम एक प्रैक्टिकल या आजकल के लाइफ के साथ अगर हम बात करें कि लाइफ में ईगो भी रहता है, अटैचमेंट्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो हम लेके चलते हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमारे अंदर चलते ही रहते हैं, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो। तो क्या हम तब भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक पूजा पाठ करके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्रिएट कर सकते हैं? देखो कि अगर तो आपके अंदर ये रियलाइज़ेशन है, अगर आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस है कि आपके अंदर ईगो है, एंगर है, ग्रजेस हैं, रिसेंटमेंट है, तो इट मीन्स कि आप अपनी मोक्ष की जर्नी के पाथ पे आप चल पड़े हो। अच्छा। क्योंकि मोक्ष क्या कहता है? मोक्ष ये कहता है कि आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले तो। जब आपके अंदर अवेयरनेस है कि आप ईगोइस्टिक हो, तभी तो आप अपने ईगो के ऊपर काम कर पाओगे ना, सही बात है। राइट? यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड जो है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो रेडी है अपने आप को काम करने के लिए, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं जो अभी आपने क्वेश्चन जो पूछा। तो अगर तो उस पर्सन के अंदर अवेयरनेस है कि मेरे अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं और मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए कंप्लीटली रेडी हूँ, तो इट मीन्स वो पर्सन जो है मोक्ष के पाथ पे एटलीस्ट चलना शुरू हो गया है। अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वो हमेशा ना ब्लेम गेम खेलता है। मैंने तो इसलिए गुस्सा किया क्योंकि ज्योति ने ऐसे बोल दिया था। मैं तो बहुत शांत बैठा हुआ था लेकिन ज्योति ने ही मेरे को पोक किया, तो इसलिए मैं ट्रिगर हो गया। हाँ। ज्योति मेरी एक्सपेक्टेशंस को वो नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं रहा, मैं जितना भी जो ब्लेम जो है ना, मैं ज्योति के ऊपर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इग्नोरेंस में हो, रिजेक्शन में हो, तो वहाँ पे आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ोगे, तो फिर आप सफरिंग्स की तरफ और बढ़ोगे। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ सोच के कि ज्योति ने मुझे ऐसे बोल दिया, ज्योति ने मेरे साथ ये किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मैं बनाता जा रहा हूँ और मैं अपने लिए और पेन क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं अपने लिए मैं और ज़्यादा जब मैं पेन जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, मैं मोक्ष की तरफ थोड़ा ना जा रहा हूँ, मैं तो और सफरिंग्स की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। राइट? तो इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पाथ के अंदर। तो सर, क्या मोक्ष एक फाइनल डेस्टिनेशन है, या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे धीरे हर स्टेज पर डीपन होता रहता है? ओके, देखो कि लोगों को ये लगता है कि मोक्ष जो है ना वो सिर्फ एक वन टाइम प्रोसेस है। हाँ। एक बार आप उस जगह पे अगर आप पहुंच गए, तो फिर आपको मीन्स उसके बाद आप लाइफ में कुछ भी करते रहो वो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। लेकिन या। सदगुरु ने अपने किसी एक लेक्चर में, उन्होंने बहुत पहले का एक लेक्चर है, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि ऊंचाई पे पहुंचना ना बहुत आसान है, अच्छा। लेकिन उस जगह पे स्टेन रहना वो बहुत मुश्किल है। यू नो, इट्स लाइक जो जितना ऊपर होता है ना, उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उतने ही ज्यादा होते और हैं। जब वो गिरेगा तो वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरेगा। वो हर्ट भी ज्यादा यस, होगा। क्योंकि अगर एक जो ग्राउंड फ्लोर पे ही अगर कोई बंदा चल रहा है, अगर वो गिरेगा तो उसको हल्की सी खरोच आ जाएगी। हाँ। लेकिन कोई बंदा जो 2 माउंटेन रेंज को क्रॉस कर रहा है, एक पतली सी रोप पे अगर क्रॉस कर रहा है या माउंटेन चढ़ रहा है, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है, वो वहां से गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगी और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। हम्म। तो जो जितना ऊपर है उसको उतना सेंसिटिव होना पड़ता है, उसको उतना समझदार होना पड़ता है। तो मोक्ष जो है ना, ये फाइनल डेस्टिनेशन तो मैं, देखो अगर आप बुकिश लैंग्वेज में अगर बात करें,
तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाँ यार कि फाइनली तो मुझे मोक्ष चाहिए भाई, कि मैं दोबारा से ना आ सकूं। लेकिन जब हम लोग इस जीवन में, जब हम लोग मोक्ष के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, तो वो बेसिकली अनफोल्डिंग है। हम लोगों ने एक लेयर के ऊपर काम किया, जब हमें लगेगा अरे यार कि मैंने तो अब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, मैं तो बहुत कूल एंड काम हो गया। लेकिन जब जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन वाली लेयर हटी, हो सकता है कि कोई और आपका जो कर्म जो है, जो प्रारब्ध जो है, वो आपके सामने आ जाए। फिर हो सकता है फिर कोई और कोई चीज़ आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आ जाए। तो जो ये मोक्ष का जो ये पाथ जो है ना, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये आपको करते रहना पड़ेगा एंड धीरे 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 करके ही वो अचीव हो सकता है। लेकिन अचीव होने के बाद भी आपको काम तो करना पड़ेगा, ताकि वो उस अचीवमेंट को आप सस्टेन कर पाओ आप। बिल्कुल सही। लेट्स से कि आपने अपनी कंपनी खोली और आपका ड्रीम था कि मेरा जो टर्नओवर जो है ना, वो 2000 करोड़ का वो टर्नओवर हो जाए। आपने बहुत मेहनत करी और वो 2000 करोड़ के टर्नओवर पे आप पहुंच गए, आपने वो जगह को अचीव कर लिया। लेकिन अब उसके बाद अगर आप काम ही करना बंद कर दो, या जो भी आपको जिस तरीके से मार्केट को आपने कैप्चर करके रखा हुआ था, तो अगर आप उस तरीके से अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। जब सस्टेन नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आप गिरोगे। अब इसको एक ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग कंसिडर करते हैं। जब मोबाइल फ़ोन्स जब आए थे, तो अगर आपको याद हो, नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे। सबसे पॉपुलर फोन नोकिया था। तो उसके 2 मॉडल सबसे ज़्यादा थे, 3310 एंड 3315, 3310 और 3315, हाँ। राइट? तो ये 2 मॉडल जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। हाँ, और वो उस टाइम पे लगता था किसी के पास होता था ना, वो मोबाइल फ़ोन है, नोकिया का 3310 है, तो लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। या बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे-जैसे साइंस डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों की रिक्वायरमेंट्स जब वो बढ़नी शुरू हुई, तो एंड्रॉयड का ज़माना आ गया। या लेकिन नोकिया ने क्या किया, वो उस टाइम पे जब मोबाइल फ़ोन जब लॉन्च हुआ था, नोकिया पीक पर था। पूरे मार्केट शेयर जो है वो उसका था, हाँ, पूरा मार्केट राइट? कैप्चर कर तो रखा था। हर किसी के हाथ में आपको नोकिया का फ़ोन दिखाई देता था उस टाइम पे। वहाँ पे ठीक है, उस टाइम पे और भी कंपनीज़ आई थी, और मुझे याद है कि सोनी भी आ गया था, सैमसंग ने भी थोड़ा-थोड़ा लॉन्च करना शुरू किया था, लेकिन नोकिया को कोई बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो उस हाइट पे तो पहुँच गया, उसने मार्केट तो एक बार को कैप्चर कर ली, लेकिन उसने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे रहूँगा। तो धीरे-धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आज भी जब हम लोग फ़ोन्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नोकिया ही आता है, लेकिन क्या मैं नोकिया या आज की डेट में यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि उसने आपके इवॉल्व ही नहीं किया। तो जब उसने इवॉल्व नहीं किया, जो किसी टाइम पे एक लीडर हुआ करता था, आज उसकी एग्ज़िस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में, अगर हम लोग बात करें। जी। सेम वे आपने मोक्ष के ऊपर आपने काम किया, आपको ये चीज़ समझ में आई कि मोक्ष का मतलब हो गया अवेयरनेस, रियलाइज़ेशन, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपने अपने आप को फ्री करके रखना है। मान लो कि आप उस साइट पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या आपने अपने ऊपर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो? अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो? अगर तो आप अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप भी नोकिया की तरह एक दिन वैनिश हो जाओगे मार्केट से, राइट? अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, तो ही आप रियल सेंस में मोक्ष को आप अचीव करोगे। तो इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो सर, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी से जितना जुड़ते रहते हैं, वो उन्हें अपने आप ही वो खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जो सिचुएशन आती है या ये वो जो क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो क्या ये उन्हें मोक्ष से दूर लेके जाता है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक चीज़ पूछी ज्योति। मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करी है अपनी जर्नी के अंदर। जो स्पिरिचुअल ईगो जो होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ईगो। अच्छा। क्योंकि उस ईगो में आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि आप भी गलत हो सकते हो। क्योंकि आपको लगता है कि यार कि मेरे अंदर तो इतनी नॉलेज और विज़डम है, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ मैंने सीख ली, मैं इतनी सारी साधनाएँ मैं कर रहा हूँ, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं गलत नहीं हूँ। तो वो जो मैं जो होता है, या फिर जो मेरे को लगे यार कि मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, मुझसे बढ़िया कोई टैरो कार्ड रीडर, मुझसे बढ़िया कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडर तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सुपीरियरिटी जो है, ये जो फॉल्स ईगो जो है, ये डेफ़िनिटली आपको मोक्ष से दूर लेके जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो सुपीरियरिटी है या स्पिरिचुअल ईगो जो है, ये आपको रियलिटी देखने ही नहीं देती। आप अपने ऊपर काम करना ही नहीं चाहोगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। एग्जैक्टली।
वेयर एज मोक्ष कहता है कि आप पहले अपने अंदर को जानो, बिल्कुल। मैं क्या हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग कई लोग इस चीज़ पे ऊपर डिबेट करेंगे, कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए शायद गलत हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन हर किसी को अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस पता होती है, यार ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है यार ये काम करके ना सामने वाले को हर्ट होगा, लेकिन अगर मैं फिर भी अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं इंटेंशनली वो क्राइम कर रहा हूँ ना, मैं इंटेंशनली वो सिन कर रहा हूँ मैं, तो मैं मोक्ष पे कैसे जा सकता हूँ? तो जो ईगो जो होती है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो हमारे को मोक्ष से और दूर ले के चला जाता है। वो डबल स्पीड से हम लोगों को और दूर लेके जाना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। लाइक आज से अगर मैं 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है जो होती है कि मेरे को ना अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पब्लिकली शेयर करने में ना मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अच्छा। लाइक जैसे जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या जो मेरे बहुत पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो जब वो पॉडकास्ट देखते हैं और जब वो ऐसी अगर मैं कोई बात करता हूँ तो वो मेरे को हर कोई ये कहता है कि सर कि आप अपनी जो पर्सनल चीज़ है उसको एकदम से आप रिवील क्यों कर देते हो, आप अपनी डार्कर साइड क्यों दिखा देते हो, राइट? तो मुझे ये लगता है कि मैं उनको हमेशा ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखो कि मैंने अपनी डार्कर साइड को मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर मैंने काम किया, तभी आज मैं रिफाइंड बना हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो ऑडियंसेस हैं वो भी उसी चीज़ को गो थ्रू करें। बिल्कुल। ठीक है, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आग के अंदर जब तक आप हाथ नहीं डालोगे तब तक पता नहीं लगेगा कि हाथ जलेगा नहीं जलेगा। किसी दूसरे का हाथ जल चुका है तो आप उसी को देख के समझ लो। सही राइट? बात। तो वही चीज़ मैं बोला कि लाइक जैसे ही जब स्पिरिचुअल ईगो की बात करते हैं, तो जब मैं इस फील्ड में जब मैं आया था तो बहुत मेहनत करी थी मैंने, बहुत लाइक दिन में मैं 16-16 घंटे बैठ के मैं साधना करता था। अच्छा। तो वो साइकिक पावर्स बढ़ी, इंट्यूशन बढ़ी, रीडिंग्स जब मैं करता था वो एक्यूरेट रीडिंग होती थी, वर्ड बाय वर्ड वो रीडिंग्स सही होनी। फिर ना मेरी ईगो बढ़नी शुरू हो गई। यार मुझसे बढ़िया तो एंजल कार्ड रीडर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तब पहले एंजल कार्ड्स बहुत चलते थे। टैरो तो फिर भी बाद में पॉपुलर हुए, बट पहले एंजल कार्ड पॉपुलर हुए थे। इंडिया की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, तो मेरे से बढ़िया तो एंजल कार्ड रीडर हो ही नहीं सकता, मेरे से बढ़िया तो कोई साइकिक रीडर हो नहीं सकता। वो स्पिरिचुअल ईगो आनी शुरू हुई। फिर बीच में एक ऐसा फेज आया कि मैं जो रीडिंग करता था वो गलत हो जाती थी। तो वो जो डाउनफॉल जो था, वो डाउनफॉल ने मेरे को बहुत कुछ मेरे को सिखाया, एंड मेरे ऊपर शायद मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स थी कि वो मैं उन्होंने मुझे पूरा ना गिरने नहीं दिया। मैं एक सर्टेन लेवल तक ही मैं गिरा, फिर मेरे को वो अवेयरनेस आ गई। तो अब जब वो मैंने सीखा ना कि यार कि जो स्पिरिचुअल ईगो होती है ना वो आपको इंसान को अंधा बना देती है। बिल्कुल सही। फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। मैंने ये नहीं कह रहा कि उसके बाद मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई। इंसान है तो हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो कुछ गलती होगी, बट एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अब दोबारा रिपीट नहीं हुई। तो जो ये अभी जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों को आ जाता है, जो ईगो जो आ जाता है, क्या वो दूर कर देता है? येस, वो दूर कर देता है, एंड ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए जितने भी लोग जो साधना के पाथ पे चल रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैं उन सारे लोगों को यही बोलूँगा कि कीप अ चेक ऑन योर ईगो, और जहाँ पर भी लगे कि आपके अंदर ईगो आ रही है, आप सेवा में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ईगो को ख़त्म कर सकती है, बिल्कुल सही। और कोई रास्ता है ही नहीं अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए। तो सर क्या कर्म को समझे बिना मोक्ष पॉसिबल है, या हमें अपने कार्मिक पैटर्न को समझकर उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी? देखो, कर्मा को ना हम लोग कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो जब तक आप इस फिजिकल बॉडी में हो, तब तक तो आपको कर्म जो है वो झेलने ही पड़ेंगे। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। जी। ओके, तो कर्मा ही आपके अंदर वो एक अवेयरनेस लेके आता है, एंड वाइस वर्सा, कि जब आपके अंदर अवेयरनेस होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आप कर्म जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा, या जो आप लाइफ में भुगत रहे हो वो क्यों भुगत रहे हो। तो कर्मा के बिना मोक्ष जो है वो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सही। उसका जो कोर एसेंस जो है वो वही है। देखो कि आप मोक्ष की तरफ कब जाओगे, या कब कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में जब आता है, जब कोई इंसान जब बहुत दुखी होता है ना अपनी लाइफ से, और उसको जब वो शांति चाहिए होती है, तभी वो इंसान जो है वो पूजा पाठ, मोक्ष, संन्यास, वो तब इन सारी चीज़ों की तरफ जो है वो डाइवर्ट होता है। अब वो कैसे हुआ? क्योंकि जब उसको दुख थे, दुख किस वजह से हुए? कर्मों की वजह से हुए। अब उसने ये सोचा यार कि बस बहुत हो गया मेरे जीवन में, मैंने जितने दुख मैंने झेलने थे वो मैंने झेल लिए। अब मेरा कोटा जो है ना वो पूरा हो चुका है, अब मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ और चाहिए।
सही बात है। तो अब जब उसके अंदर जैसे ही वो अवेयरनेस आई, कर्मा से रिलेटेड जब वो अवेयरनेस आई, फिर उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अपनी इनर जर्नी के ऊपर उसने काम करना शुरू किया। जैसे ही उसने इनर जर्नी के ऊपर काम किया, तो जो वो कार्मिक पैटर्न जो थे या जो वो नेगेटिव कर्मा जो क्रिएट कर रहा था, वो मिनिमाइज़ हो गए और उसको पता लग गया कि मेरे को अब इनको सही तरीके से डील कैसे करना है, राइट? तो इसलिए अगर आप देखोगे तो मोक्ष का जो बेस जो है दैट इज़ कर्मा ओनली। क्योंकि अगर आपको ये दुःख वाला कर्म नहीं आएगा, मोक्ष की तरफ कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। राइट? तो कर्मा के बिना तो मोक्ष की जर्नी जो है वो पॉसिबल इनकम्प्लीट ही है। नहीं है। जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या ये जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, एनर्जी वर्क है, स्पिरिचुअल जो हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो एंजल कार्ड रीडिंग और भी बहुत सारी अकल्ट साइंसेस की प्रैक्टिसेस हैं, तो क्या ये हमारे मोक्ष के पथ को एक डायरेक्शन देती हैं या पहले की प्री प्रिपरेशन है? हाँ, देखो ये सारी जो प्रैक्टिसेस जो होती है ना, ये हमारे इस प्रोसेस को और स्पीड अप कर देती हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमारे अंदर जैसे-जैसे प्योरिटी आएगी, जैसे-जैसे जब हम काम करेंगे, प्योरिटी आएगी, अवेयरनेस आएगी, हम और ज़्यादा कंपैशनेट बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारी जो मोक्ष की जर्नी जो है वो फास्ट हो जाती है। ये एक्टिविटीज़ जो है ये हमारे को मोक्ष की तरफ डेफ़िनिटली लेके जाती हैं। ओके। तो सर जैसे हमारी फैमिली है, करियर है, जॉब लाइफ है, तो क्या इन सब के साथ भी हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर इसके बीच में रह के अगर आप मोक्ष प्राप्ति कर ली, तो आपने रियल एसेंस में आपने अपने मोक्ष को प्राप्त किया है। अच्छा। अकेले रह के तो कोई भी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। रियल चैलेंज वो होता है कि जब आप अपनी फैमिली के बीच में हो, आप अपने करियर के बीच में हो, अपने ऑफिस में हो, और वहाँ पे भी अगर आप वो शांत स्वभाव में हो, अवेयरनेस में हो, प्योरिटी में हो, अगर उस मोमेंट पे भी अगर आप अपनी लाइफ को एक कंप्लीटली अगर आप जी पा रहे हो ना, सो वही रियल एसेंस होता है मोक्ष का। अकेले रह के तो फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। बिल्कुल सही। तो सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल कि मोक्ष एक पर्सनल जर्नी है या फिर एक गुरु के सानिध्य में ही इस जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है? इसका आंसर जो है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक अलग बिलीफ होता है। एग्ज़ैक्टली, सबकी अपनी परसेप्शन है। देखो मेरे हिसाब से जो मोक्ष जो है ना, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हुँ। जो गुरु जो होते हैं वो हमारे को वो डायरेक्शन देते हैं, हमारे वो बेसिकली लाइट होती है, वो जो हमें ये जब हम उस पाथ पे जब हम लोग चल रहे होते हैं, हम लोग गिरते हैं, हम लोग डाइवर्ट हो रहे होते हैं, तो जो गुरु जो होता है ना वो हमारे को गिरने नहीं देता हाँ। या वो हमारे को डाइवर्ट नहीं होने देता, लेकिन उस रास्ते पे जो एक्सपीरियंस जो होगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, वहाँ पे एक नंगे पैर में चल रहा हूँ, तो अगर कांटे हैं तो वो जब कांटा चुभेगा तो वो एक्सपीरियंस मेरे को होगा। मेरे गुरु क्या कर सकते हैं, मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, राइट? कि वो मेरे को कम कांटे चुभे, लेकिन कांटा अगर वो चुभ गया, अगर एक बार भी वो चुभ गया, वो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं वहाँ पे कोई पत्थर पड़ा है तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मैं फिजिकल बॉडी पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इमोशनल बॉडी पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मोक्ष जो है ये आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है, क्योंकि आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे जिस तरीके से मोक्ष मिला है वही सही तरीका है और आप जिस तरीके से चल रहे हो वो गलत है। नहीं। हाँ, लेकिन जो गुरु का जब सानिध्य जब होता है, उनकी ब्लेसिंग्स जब आपके पास होती है, तो वो मोक्ष की जर्नी ना बहुत ईज़ी हो जाती है। ओके। क्योंकि गुरु आपके आधे से ज़्यादा कष्टों को तो वो वैसे ही हर लेते हैं। बिल्कुल सही। उनकी वो कहते हैं ना, ये जो बड़े-बड़े मास्टर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े गुरुज़ जो होते हैं, उनके ऑरा में बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी वो किस्मत होती है कि हमें किसी गुरु का लेक्चर सुनने को मिल रहा है, लाइव लेक्चर सुनने को मिल रहा है। हम उनके आश्रम में जाके हम लोग कोई साधना कर पा रहे हैं या उनकी फेस टू फेस हम लोगों को देख पा रहे हैं, ये हमारे कोई बहुत अच्छे कर्म होते हैं। तो जब आप उनके ऑरा में जब आप जाओगे ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। अगर इसको मैं समराइज़ करूँ फाइनली एक लाइन में, मोक्ष आपकी एक अपनी पर्सनल जर्नी है, जिसमें जो आपको कंफर्ट देने के लिए गुरु आपके साथ में हमेशा होते हैं। ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर एंड अ ग्रेट एंडिंग। तो आज बहुत मज़ा आया, एक अलग स्पिरिचुअल कनेक्शन मिला, एक अलग हमने जिसे कहते हैं ना ठहराव के साथ आज बातचीत करी और टॉपिक में खुद ही इतना अच्छा ठहराव है, मोक्ष की बात करी आज हमने और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया और उन्होंने भी आज एक सही और ट्रू एसेंस को जाना हो मोक्ष के कि एक्चुअली मोक्ष क्या है। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं सर जिन पे हम ऐसे ही बातचीत करना चाहेंगे। डेफिनेटली।
तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन है, कोई टॉपिक के लिए आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना प्यार बरसा सकते हैं ताकि उन्हें हम आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।